ओके। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे संविधान की संरचना कैसे हुई, कैसे चीजें आगे बढ़ी, क्या क्या सिनेरियो था उसके पीछे, सबके लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, संविधान सभा की। तो सबसे पहले डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब स्टार्ट हुई? तो वो डिमांड स्टार्ट हुई 1934 में, ठीक है। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हुई थी। और वो डिमांड किसने की थी? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज को आप लोग जानते होंगे, उनके पायनियर थे। मतलब जो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो इस आइडियाज थे कम्युनिज्म को लेके, वो सब उन्होंने स्टार्ट किए थे। फिर क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला 1935 में कि ऑफिशियली ऑफिशियली सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। उसके बाद फिर आया हमारा एक सेकंड, व्हाई इट इज हैंगिंग। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। तो 1935 में क्या हुआ कि 1935 में कांग्रेस ने कहा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। मैं ये पेन टैबलेट हटा देता हूँ, एक सेकंड, इसकी वजह से इशू आ रहा है थोड़ा। मैं एरो से डील करता हूँ। Just give me a moment. ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये डिमांड थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्रेम करने के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्री इंडिया का, वो फ्रेम किया जाना है, कोई बाहर का इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे रहेगी, मतलब कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोटिंग होगी और उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज की जाएगी। तो जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको बोला गया अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, 1940 का अगस्त ऑफर था, इस नाम से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब क्या होता है कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इंडिया आते हैं, एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो किस तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। अब जो क्रिप्स प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग ने कर दिया रिजेक्ट कि भाई इंडिया तो हमें दो स्टेट्स में चाहिए, एक इंडिया होगा एक पाकिस्तान होगा, तो हमें दो अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहिए। तो उनकी बात पे विचार किया गया और फिर एक कैबिनेट मिशन आया इंडिया में। इसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक स्कीम सामने रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें मुस्लिम लीग भी काफी हद तक सेटिस्फाइड हो गई कि भाई ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम मान लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हुई। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंपोजिशन कैसा था, कि उस स्कीम के अंडर में क्या क्या चीजें पुट करी गई थी। तो सबसे पहली बात, इस पे जो रिलेटेड डेट्स आएंगी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन डेट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट हुई। ठीक है, किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुई? अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनवाइज्ड अंडर विच प्रपोजल। तो एक ऑप्शन आपको कैबिनेट मिशन प्लान दे दिया जाएगा, एक आपको क्रिप्स मिशन दे दिया जाएगा, एक आपको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान दे दिया जाएगा। तो आपको देखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हुई थी। अब इस असेंबली के क्या फीचर्स थे? फीचर्स की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी 389। ठीक है, ये नंबर्स आपको याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बस इतना देखना है कि इनका भाई जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये जो भी आ रहा है इसको प्लीज आप लोग बस करते जाइए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389, दैट इज 389। इसमें से 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी।
और 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को थी। इंडिया में जो भी इस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ना, जहाँ राजा महाराजा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रूल किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे में ग्वालियर भी था और धौलपुर भी था और जूनागढ़ था, हैदराबाद था, ऐसी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, कश्मीर भी था। तो 93 प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स हो गई। अब जो 296 सीट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलॉट की गई थी, ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, उसमें से 292 मेंबर्स थे वो गवर्नर की प्रोविंसेस से थे, ठीक है, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस से थे, एक एक करके, तो टोटल 296 हो गए। अब जो हर प्रोविंस थी, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस हो गई जो अभी मध्य प्रदेश है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था। इस तरीके से अलग अलग प्रोविंसेस डिवाइडेड थी, अभी स्टेट बोलते हैं, पहले प्रोविंसेस थी। तो हर प्रोविंस में और प्रिंसली स्टेट में क्या हुआ, उनको भी सीट्स दी गई उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर 1 मिलियन पे एक सीट दी गई कि भाई आपके अगर पास 2 मिलियन पॉपुलेशन आपके स्टेट में या फिर आपके प्रोविंस में तो 2 सीट, अगर 1 मिलियन है तो 1, 3 मिलियन है तो 3। जो सीट्स अलोकेट की गई ब्रिटिश प्रोविंस को, उनको अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया। इसमें मुस्लिम्स हो गई, सिख्स हो गए और जनरल। जनरल में कौन कौन आ गया, मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा जो भी जैन, बौद्ध, हिंदू और प्लस जो भी अदर कम्युनिटीज पारसीज वगैरह आती है, ये सब जनरल में आ गया। और इनके प्रोपोर्शन के, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही सीट्स का अलॉटमेंट हुआ। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे हर कम्युनिटी के, उनको उनकी कम्युनिटी ने इलेक्ट किया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और जो वोटिंग थी वो हुई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ ये टर्मिनोलॉजी ये है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस प्रोसेस के थ्रू इंडिया के प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो अभी के लिए मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा ये टर्म, जब इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे 2-3 क्लासेस बाद में, तो मैं आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जितना भी सिस्टम होता है, किस तरह से चूज किया जाता है, वो काफी अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सीडीएस 1 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि भाई इंडिया का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है। आप लोग देख लेना कि एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नॉमिनेट किया गया, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे। फॉर एग्जांपल अगर ग्वालियर के जो राजा थे जयाजी राव सिंधिया, उन्होंने कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, या तो वो खुद भी गए जा सकते थे, या फिर अपने बिहाफ पर उन्होंने अपने किसी सरदार को फिर किसी को भी नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप मेरे बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाओगे, ठीक है। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ पार्ट वाज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, कि आधे लोग उसमें इलेक्शन के थ्रू आए थे और आधे लोग नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज व्हाट, होली इलेक्टेड पार्टी, होली नॉमिनेटेड बॉडी, नीदर इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, या फिर पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो आपको याद रखना पार्टी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। मोरओवर जो मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज के, वो बेसिकली वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, जो बेसिक इलेक्शन था उसके बेसिस पे आए थे। अब यहाँ पर सीट्स में किसको कितनी सीट्स मिली, ये सब हमारे काम का नहीं है। देखो ये लक्ष्मीकांत जो बुक है ना, ये बहुत बड़ी है। हर चैप्टर में आपको 100 पेजेस के 1.5 पेजेस के चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो फिर सिविल सर्विसेज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया था, हमें नहीं पढ़ना। कुछ कंटेंट काफी कुछ इतना रहेगा कि जो हमारे काम का नहीं है उसको हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे काम का बीच में नहीं है। सीधी सी बात है, अब आएगी कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वर्किंग थी वो किस टाइप से थी। तो सबसे पहली जो डेट है वो आपको याद रखनी है, December 9, 1946। ये आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है मोस्टली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई December 9, 1946। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया मीटिंग का और कहा कि हमें सेपरेट स्टेट पाकिस्तान का चाहिए। इसीलिए मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स आए। प्लीज म्यूट योर माइक जो भी है, सॉरी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, तो हम नहीं आएंगे। तो 211 लोग आए। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर थे।
तो इसी बेसिस पे इनको चूज कर लिया। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी कमेटी वगैरह बैठती है, कोई भी असेंबली वगैरह होती है, तो जो सबसे बूढ़ा इंसान होता है, सबसे बड़ा होता है उम्र में, उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको बनाया गया। फिर बाद में थोड़ी और डिस्कशंस वगैरह हुए, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, अब बात होगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। दिसंबर 13, 1940 यानी कि दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में लाया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो भी फंडामेंटल्स थे, जो भी बेसिक चीजें थी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फिलोसफी थी, उसको उन्होंने बताया कि भाई ये चीजें हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डिटेल हमें नहीं पढ़नी, हमें बस इतना पता रखना है कि 1946 दिसंबर 13 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में लाया। ठीक है, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और आगे जाके यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सोर्स बना। जो भी हमारा प्रियम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया वगैरह करके, अभी आगे चैप्टर आएगा पूरा प्रियम्बल, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो वो जो प्रियम्बल हमारा बना, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना। तो जहां भी सवाल आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, तो मतलब आपको डेट पता होना चाहिए, आपको जवाहरलाल नेहरू का नाम आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई इसी से आगे जाके हमारा प्रियम्बल बना है, और ये बेसिक फंडामेंटल्स और फिलोसफी को डिनोट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये चीजें हमारे काम की नहीं है। फिर जो रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली में जनवरी 22, 1947 को। It influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages। मतलब इसी को बेसिक रख के, एक रेफरेंस रख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे फ्रेम हुआ। और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो अभी हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रियम्बल है। तो अब आगे बात करेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट की। तो जो भी प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने इनिशियली नान ऊपर करी कि भाई हम नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करेंगे, हम तो सेपरेट रहेंगे, ऐसा वैसा, तो धीरे धीरे करके उनने भी कई लोगों में सेंस आया कि चलो नहीं, हम ज्वाइन करते हैं। तो 28 अप्रैल को 1947 को 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो असेंबली के पार्ट बन गए। फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। अब माउंटबेटन प्लान क्या? माउंटबेटन प्लान में बेसिकली दोनों कंट्रीज को डिवाइड करने का पूरा प्लान था। तो वो आया जून 3, 1947 को, कंट्री के पार्टीशन के लिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के, मैक्सिमम वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। और मुस्लिम लीग के जो मेंबर इंडियन डोमिनियन में थे, जो इंडिया के पार्ट के थे, उन्होंने भी असेंबली ज्वाइन कर ली। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो था, उसने 3 चेंजेस लाए असेंबली की पोजीशन में। ठीक है, पहला चेंज क्या था कि असेंबली एक फुली सॉवरेन बॉडी थी व्हिच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। मतलब असेंबली एक टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी थी, उसके ऊपर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ना किसी और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, और अपने हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। ठीक है, the act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी अगर इंडियन पार्लियामेंट इंडिया को लेके कोई भी लॉ बना रखा हो, तो वो भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट दैट इज कि असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे अभी जो पार्लियामेंट है हमारी, अभी पार्लियामेंट में क्या है, आपके एमपीज होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, तो वो पूरा लेजिस्लेशन कहलाता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन होता है आपका विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेशन जो होता है वो होता है आपका पार्लियामेंट। ठीक है, तो असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट करने लगी थी। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो असेंबली को 2 फंक्शंस दे रखे थे। पहला, फ्री इंडिया के लिए संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये असेंबली का पहला काम था। और दूसरा था कि इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉ, जो कानून होते हैं, वो बनाना। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पहला हो गया फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, संविधान में सारी चीजें आती हैं, और कानून होता है थोड़ा सा अलग, मतलब होता संविधान का पार्ट ही है एक तरीके से, लेकिन वो बेसिकली डेली के जो अफेयर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए होता है कंट्री में। तो ये दोनों के दोनों टास्क थे, अलग अलग दिनों पे परफॉर्म होने थे। तो असेंबली इंडिया, फ्री इंडिया की पहली एक तरीके से पार्लियामेंट बनी। डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन इसीलिए क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में बनी थी। ठीक है, जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे मिलती थी, कि मतलब जब उनको संविधान के बारे में डिस्कस करना होता था, तो उसको चेयर कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलती थी, पार्लियामेंट के तौर पे मिलती थी, तो उसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर। ये दोनों फंक्शंस नवंबर 26 1949 तक चले। उस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनना था वो फाइनलाइज हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी अगले जनरल इलेक्शंस तक वो मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे काम करती रही। तो जो मुस्लिम मेंबर्स थे जो पाकिस्तान वाले एरियाज थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से हट के चले गए, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की आ गई 299, ओरिजिनली कितनी थी 389। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान में थी। फिर जो इंडियन प्रोविंसेस थी जो फॉर्मली मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उनकी जो साइज थी वो भी 29 तक आ गई। प्रिंसली स्टेट्स भी घट के 70 तक आ गए। तो फिर अदर फंक्शंस क्या थे असेंबली के, अदर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ छोटे मोटे जो कानून थे उनको लागू करने के साथ साथ असेंबली ने कुछ और भी चीजें करी। सबसे पहले इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 49। मई 1949 को उसने कॉमनवेल्थ, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज थी, कॉमनवेल्थ एक क्लब है कंट्रीज का, बेसिकली उसमें जो भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने एक मिलके क्लब टाइप का बनाया, तो उन्होंने अपनी जो मेंबरशिप थी वो फाइनलाइज करी। फिर उन्होंने नेशनल, ये डेट्स आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। फिर उन्होंने नेशनल फ्लैग जो था वो अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, उसको उन्होंने क्या बोलते हैं अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जनवरी 24 1950। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशंस लिए। ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। तो जो भी 11 सेशंस हुए थे वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुए, 2 years 11 months and 18 days। ये भी फैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 114 दिन तक डिस्कशन किया गया। टोटल एक्सपेंडिचर अराउंड 64 लाख आया जो भी पूरे प्रोसेस में। और जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन कंडक्ट किया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उसके बाद भी जब तक पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हो गए, पहले लोकसभा इलेक्शंस नहीं हो गए, तब तक वो पार्लियामेंट के तौर पे काम करते रहे। तो इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट बिफोर मूविंग फर्दर टू द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नो, नहीं है? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नोट्स पढ़ के आए आप लोग? यस सर। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये वाली जो पीडीएफ है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, सो दैट कभी अगर आप लोग अपने नोट्स कुछ ऐड करना चाहें तो इसके बेसिस पे आप अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जो भी चीजें हाईलाइटेड करी हैं इनको मैंने काफी शॉर्ट में और ब्रीफ में ऑलरेडी मतलब कि नोट्स में लिख दिया है, और क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफी सारी कमेटीज भी बनाई, अलग अलग टास्क थे उन कमेटीज के। तो 8 मेजर कमेटीज थी और बाकी माइनर कमेटीज थी। हम मेजर कमेटीज के बारे में पढ़ेंगे। मेजर कमेटीज से रिलेटेड डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो यूनियन पावर्स कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये थे सरदार पटेल। इस कमेटी में 5 अलग अलग सब कमेटीज थी। आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 सब कमेटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। फिर छठवीं आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दैट वाज चेयरमैन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी आई कि भाई स्टेट के साथ में निगोशिएट करना है, अगेन जवाहरलाल नेहरू। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी वो आई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिस्से में। तो इसमें आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं। एक साइड आपको यूनियन पावर्स कमेटी दे दी जाएगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, और उसके अपोजिट में इनके चेयरमैन के नाम लिख दिए जाएंगे। तो फिर आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली अगर आपको 1 या 2 कमेटीज के चेयरमैन का नाम भी पता होता है ना, तो आप आराम से मैच द फॉलोइंग पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि सबके नाम याद रखो। अब माइनर कमेटीज भी बहुत थी, फाइनेंस स्टाफ कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ, ये सब, इनमें हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। हम आगे बढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का बेसिकली क्या काम था।
तो सारी कमेटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको अगस्त 29 1947 को कॉन्स्टिट्यूट मतलब सेटअप किया गया था। इस कमेटी को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी नया ड्राफ्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें रहेंगी उस चीज को लेके काम दिया गया था। इसमें 7 मेंबर्स थे, सातों मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हाँ जी, हेलो सर। सर हाँ जी, डाउट था सर। बोलिए बोलिए। सर वो एक चीज नहीं समझ में आया था, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव वाले जब सेपरेट होते हैं दोनों अलग अलग, तो उसको मतलब सर वो समझ में नहीं आया था। जब ठीक एक है, आपने बोला था पार्लियामेंट में होता है और एक जब हम वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए करते हैं। बताता हूँ। और सर जो क्रिप्स मिशन भी नहीं करा। क्रिप्स मिशन क्या? सर क्रिप्स बीच में क्रिप्स भी तो आया था 1942 में, मतलब 1942 में। यस सर। वो मैंने बोला था, तो बताया था उसके बारे में। सर और वो उसका वो आया ही डिटेल नहीं। वो डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा। और अभी मैंने इसमें बताया था किस मिशन के बारे में। एक अ, हाँ, ये चल वही है क्रिप्स प्रपोजल। डाउट क्या मुझे समझ में यस नहीं यस। आया। ये कवर किया है और जो डिटेल्ड में ये मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होगा, क्योंकि बेसिकली ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, हमारा काम क्या, हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पढ़ना। ये जो छोटी मोटी चीजें हुई थी ना, ये पहले वाली, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में कवर की जाएंगी। ठीक है, अभी इनको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है सो दैट आपको आइडिया लगे। क्या होता है कि हर कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ता, कोई सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए, इसीलिए ये चीज बेसिक दे रखी है। फिर बाद में अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है, माउंटबेटन प्लान पढ़ना है, अगस्त ऑफ डिटेल में पढ़ना है, क्रिप्स मिशन पढ़ना है, कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे तो वो लास्ट में आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज आप बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस बात को मैं फिर से आपको बता देता हूँ वर्किंग को लेके। एक सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिकली 2 फंक्शन थे। ठीक है, अब लेजिस्लेशन का मतलब आपको पता है कि मैं समझाऊं? लेजिस्लेशन क्या होता सर है? पार्लियामेंट होता है, आपने बताया जो था। हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वो होती है क्या नाम है, लेजिस्लेशन। ठीक है, पूरी जो भी एमपीज रहते हैं वो सब रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 फंक्शन असाइन किए गए। पहला क्या फंक्शन था कि भाई आप देश के संविधान की संरचना करोगे। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करोगे। और दूसरा क्या दिया गया कि आप लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करोगे, आप संविधान वो सॉरी पार्लियामेंट की तरह भी काम करोगे। एक दिन आप जब जिस दिन आप संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाएंगे, और तब आपके चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब मान लीजिए टीटी जैसे एमडब्ल्यूएफ हो गया, एमडब्ल्यूएफ में आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे मिल रहे हैं। उस वक्त अब जो भी देश के कानून हैं उन सबको लेके बातचीत हो रही है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उनको लेके डिस्कशन हो रहा है, तब आपके चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और टीटीएस यानी कि ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को अगर आप मिल रहे हैं तो फिर आपके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जीवी मावलंकर। और उस टाइम पे आप ऐसा पार्लियामेंट कहलाओगे। आया समझ में? सर कानून जो भी बनेंगे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही होंगे ना ऐड, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी उसके लिए अलग से क्या मतलब सेपरेट क्यों करना पड़ा ये सब? ये उनकी मर्जी थी यार। देखो, कानून क्या होता है कि कानून आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी आते हैं, लेकिन सिर्फ कानून की बात नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत माइक्रो चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट के दायरे से अलग होती हैं। तो उनके डिस्कशन के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी उन्होंने सोचा कि इट इज बेटर टू कीप देम अपार्ट। ठीक है। और सर एक अनोनिमसली का मतलब नहीं समझ में आया था, वो रिजेक्ट कर दिया था। कहाँ पे? सर वो अनोनिमसली ड्राफ्ट। यूनियन हम्म। मतलब एक मत से, एक लाइन ऑफ एक्शन में आके। ओके सर। ठीक है। सॉरी, हम एक सेकेंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी की। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनको ट्रस्ट किया गया कि भाई जो भी ड्राफ्ट है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रफ ड्राफ्ट है, जो बेसिक चीजें हैं जो फाइनलाइज होंगी बाद में, वो आप प्रिपेयर करना है। 7 मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स आपको याद रखने हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवा राव थे, जिन्होंने बी एल मित्तल को क्या बोलते हैं रिप्लेस किया था। ठीक है, टी टी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने डीपी खेतान को रिप्लेस किया था। तो ये टोटल 7 लोग थे इसमें। इसको लेके भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर इनमें से कौन से लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। 4 नाम दे दिए जाएंगे आपको, बी आर अम्बेडकर दे दिया जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दे दिया जाएगा, डॉक्टर के मुंशी दे दिया जाएगा, और हो सकता है चौथे एग्जाम्पल में आपको सरदार पटेल को ऐड कर दिया जाए। तो ये आपको फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि अलग अलग प्रपोजल्स लिए अलग अलग कमेटीज के। तो जो पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो उन्होंने पब्लिश किया फरवरी 1948 को। ठीक है, 8 महीने दिए गए इंडिया के लोगों को कि भाई इन ड्राफ्ट्स को आप पढ़ें, समझें, डिस्कस करें, अमेंडमेंट्स हैं वो प्रपोज करें। ठीक है, पब्लिक कमेंट्स आए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, सजेशंस आए, उसके बेसिस पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया जो अक्टूबर 1948 को तैयार हुआ। ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ को लेके भी क्वेश्चन आता है कि जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन मांगा कि नहीं। ठीक है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन मांगा है, इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। अब फिर क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर 6 महीने लिए ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए टोटली ओवरऑल, और 141 दिन में उन्होंने इसको प्रिपेयर किया। अब आता है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नवंबर 4, 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया। उसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। इसके ऊपर जनरल डिस्कशन चला तकरीबन 5 दिन तक, नवंबर 9 तक चला। फिर सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई, उसमें एक एक पैराग्राफ को पढ़ा। ठीक, पैराग्राफ 15 तक वो खत्म हुआ, वो स्टार्ट हुआ नवंबर 15 से और खत्म हुआ अक्टूबर 17, 1949 को। ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी। ठीक है, इस स्टेज में तकरीबन 7653 अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, प्रपोज हुए, 2473 जो थे वो एक्चुअली डिस्कस हुए असेंबली में। फिर थर्ड रीडिंग हुई ड्राफ्ट की स्टार्ट नवंबर 14, 1949 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस टाइम पे एक मोशन मूव किया असेंबली में, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कि भाई जैसा असेंबली ने डिस्कस करके फाइनलाइज किया है उसको उसी तरीके से पास किया जाए। तो नवंबर 26, 1949 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर मोशन था वो पास किया गया, और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे और जो सिग्नेचर्स थे मेंबर्स के उन सबके लिए गए। तो टोटल 299 मेंबर्स में से ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक, टोटल 299 मेंबर्स में से 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे, उन्होंने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज आल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल एज द डेट on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution. इस डेट को नवंबर 26, 1949 को पीपल ऑफ इंडिया जो भी लोग थे उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, ये सब किया। ठीक है, तो अडॉप्टेड कब हुआ? नवंबर 26, 1949 को। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद में इनेक्ट किया गया। प्रीएम्बल हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां आता है? सबसे पहले आता है, लेकिन इसको इनेक्ट किया गया बाद में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट लिया, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो जितने भी मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो फोर्स में आया जनवरी 26, 1950 को। ठीक है, कमेंसमेंट कब हुआ इसका? 1950 को। इसीलिए इस डेट को द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसी डेट को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो जनवरी 26 को चूज करने की स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। लाइक 1930 में जो लाहौर सेशन था उस टाइम पे पूर्ण स्वराज मांगा गया था कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, दिसंबर 1929 को ये सब चीजें हुई थी। अब आगे आते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ये हमें नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में आपके नहीं आता। इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी नहीं आता, बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी नहीं आते। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कुछ देखने हैं
कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सील थी उसके तौर पे एलिफेंट की सील सिंबल को यूज किया गया। ये क्वेश्चन भी जरूरी है कि डॉक्टर सर बीएन राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब कि लीगल एडवाइजर चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। HVR अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्होंने ही लिखा हुआ है पूरा जो भी उनकी हैंडराइटिंग में है। और जो ओरिजिनल वर्जन है उसमें शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट वगैरह थे नंदलाल बोस और बेहवार राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने इसको ब्यूटिफाई किया था। और बेहवार राम मनोहर सिन्हा ने बाकी और भी ऑर्नामेंटल चीजें थी वो सब चीजें करी थी। और जो हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था और उसको बाकी फर्दर डेकोरेशन नंदलाल बोस ने किया था। तो ये फैक्ट्स भी आप देख लेना, ठीक है। फिर ये हमारे काम का नहीं है और इन टेबल्स में भी अगेन ये टेबल्स हमारे काम के नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब आगे आपके चैप्टर्स हैं कि सेलिएंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले किसी को कोई डाउट है और शुड आई मूव अहेड? No, sir. ठीक है, चलिए ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है काफी सारी चीजों में, ठीक है। काफी देशों से हमने बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो लिए हैं। तो काफी सारे चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, तब से लेके अब तक के वो कि बहुत सारे चेंजेस आए। तो अलग अलग टाइप के अमेंडमेंट्स हुए, 7th हुआ, फिर 42nd हुआ, 44th हुआ, ये प्रोमिनेंट वाले हैं, ठीक है। 73rd हुआ, 74th, 97th और 101st हुआ। तो जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बेसिक चीज क्या है कि 1976 के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो इमरजेंसी लगी हुई थी उस टाइम पे। तो इमरजेंसी का फायदा लगाते हुए कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट था 42nd और इसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आया था, इसलिए इसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिर केशवानंद भारती केस है 1973, इसको बाद में एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाने के लिए, अमेंडमेंट्स लाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट जो पावर है पार्लियामेंट को जो मिली हुई है आर्टिकल 368 के अंडर में, इसके वजह से पार्लियामेंट को ये बहाना नहीं मिल जाता, ये मौका नहीं मिल जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाए, ठीक है। हालांकि जो 1976 में चेंजेस हुए थे उसको कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ठीक है। तो कई सारी विरोधाभासी चीजें आती हैं। केशवानंद भारती केस को मैं आगे वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम इसके देखेंगे सैलिएंट फीचर्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी होते हैं। हाँ जी बोलिए। तो सर ये इसमें सबसे लास्ट में जो अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके रिगार्डिंग है कि जो प्रीएम्बल बना था उसको कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर इसको सर? क्योंकि आने वाली रीडिंग में भी कई जगह बेसिक स्ट्रक्चर का यूज किया गया, लेकिन सर उसमें हर बार मीनिंग अलग अलग निकल के आती है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तरीके से इंटरप्रिटेशन। जो बेसिक फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रहे हैं ना, जो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जिस तरह के समाज की कल्पना की थी, ये चीज क्या डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जो भी पार्लियामेंट वगैरह है इनके डिस्क्रेशन पे है, इनके विजडम पर है कि उसको ये किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तो बोला था कि भाई आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। इससे पहले वाले केस में उन्होंने बोला था कि हाँ आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले बदले हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तरीके से वो अपने करंट विजडम के ऊपर डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिसक्रेडिट करती है कि नहीं करती है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि प्रियम्बल में जो चीजें हैं ना वो एक तरीके से उसमें इंक्लूडेड है कि भाई प्रियम्बल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
ओके सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले था लैंग्वेज टीचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन भी है, अनरिटन मतलब कि वैसे वाले भी हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एलेबोरेट है, बहुत डिटेल्ड है। नॉर्मली क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि बेस मेन चीजें कवर कर ली जाती हैं, और जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, छोटे मोटे कानून होते हैं, इन सबको टाइम के साथ और समय के साथ क्या रहता है, चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो उनको रिटन पार्ट में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन इंडिया ने सारी चीजें कवर करी हैं, इसीलिए काफी डिटेल्ड है। तो 1949 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, 8 शेड्यूल्स थे। अभी प्रेजेंटली 2019 के हिसाब से देखा जाए, जिस बुक के हिसाब से, बाकी आप लोग इसको अपडेट कर लेना, तो एक प्रियम्बल, 470 आर्टिकल्स जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और 12 शेड्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई। तो 4 जो फैक्टर्स हैं वो एक तरीके से रीजन है हमारे इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का होने के लिए। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं कि भाई इतना बड़ा देश है। हिस्टोरिकल फैक्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, उसका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। ठीक है, जो खुद में भी बहुत बड़ा था, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए, और डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वकील भरे पड़े थे, इसीलिए इसमें इतनी बेसिक चीजें कवर की गई। तो अब आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से प्रोविजंस लिए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो बहुत ज्यादा चीजें उठाई हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली कहा था कि वी हैव रैंसैक्ड ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब हमने वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जितने भी हमें पता थे, उन सबको हमने खंगाल डाला और उन्हीं में से चीजें उठाई। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और जो फिलोसफिकल पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सब अमेरिकन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जो पॉलिटिकल पार्ट है वो कैबिनेट गवर्नमेंट का, बाइकैमरल का, एग्जीक्यूटिव का, और जो लेजिस्लेचर के जो बीच में रिश्ते रहते हैं, जो एक तरीके से पावर्स रहती है उनकी, ये सब ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी अलग अलग जगहों से दे रखे हैं। ठीक है, कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से, यूएसएसआर से, फ्रांस, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह। आगे नीचे एक टेबल है, उसमें काफी डिटेल तरीके से एक्सप्लेन है कि भाई कहां से क्या क्या लिया है। तो जैसा बताया कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था कॉन्स्टिट्यूशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो फेडरल स्कीम है, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, ये सब चीजें वहां से ली थी। फिर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इसको रिजिड और एज वेल एज फ्लेक्सिबल बोला गया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है। तो इंडिया में भी बेसिकली क्या है कि अगर अमेंडमेंट करने होते हैं ना, तो आपको 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए होती है, तो ये रिजिड आपका आ जाता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें अमेंडमेंट ऑर्डिनरी लॉज के नॉर्मल तरीके से हो सके, सिंपल मेजोरिटी से हो सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, या फिर रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों कह सकते हैं, दोनों का सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 से 2 टाइप के अमेंडमेंट हमें प्राप्त होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस हैं वो स्पेशल मेजोरिटी की पार्लियामेंट की चाहिए होती है, कि भाई 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जितनी भी मेंबर्स हैं हाउस के, और उनकी वोटिंग वगैरह होनी चाहिए, और उनकी टोटल मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी भैया कुछ प्रोविजंस हैं उनको हम पास कर सकते हैं। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होते हैं, या फिर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी उनका काम चल जाता है। हाँ ठीक है। फिर आता है आपका फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। तो ये बेसिक चीज है ना, फेडरल सिस्टम हो गया आपका, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ये सारी चीजें अभी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपका चैप्टर है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं, बहुत एक दिन में कवर हो जाते हैं, 1 आध घंटे में, उसमें काफी अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इसका बेसिक देख लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसमें फेडरल सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक 2 गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल एक स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, सेंटर के पास में अलग पावर्स होती है, स्टेट के पास अलग होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोच्च माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है कई जगह, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंटरफेरेंस नहीं रहता उसमें, बाइकैमरलिज्म है कि मतलब 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, इस फीचर को बोलते हैं बाइकैमरलिज्म।
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं कि दो भले ही इनके पास में पावर क्या नाम है गवर्नमेंट रहती है, लेकिन सेंटर जो रहता है वो रहता है स्ट्रॉन्ग, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप भी सिंगल ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है कई जगह, जुडिशरी इंटीग्रेटेड भी है, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के थ्रू होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो मतलब कि सेंटर उनको रिक्रूट करता है, लेकिन बाकी वो डेप्यूटेड होती है स्टेट्स में, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह ये सब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं यूज नहीं है। आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। पहला, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट, कि स्टेट्स आपस में आए और स्टेट्स ने आपस में डिसीजन लिया कि चलिए इंडियन फेडरेशन मिलके हम बनाते हैं, ऐसा नहीं हुआ, उनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, किसी स्टेट को फेडरेशन से हटने का, बाहर निकलने का राइट नहीं है। नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट बोला गया, मतलब कि लिखने में तो फेडरल है लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट की काफी सारे फीचर्स इसमें हैं। अगेन, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट करेंगे तो ये काफी डिटेल्ड में है, उस टाइम आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसको क्वासी फेडरल भी बोला गया, किसी ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला गया, वगैरह वगैरह। फिर आता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या रहता है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन से हो गए? आपकी पूरी इंटायर पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स कौन हो जाते हैं? आपकी कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, और बाकी रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे रहता है, कि वहां पर जो कांग्रेस होती है, जो वहां की पार्लियामेंट होती है, वो अपना अलग फंक्शन करेगी, और जो प्रेसिडेंट है उसके अंडर में क्या रहता है, उनकी किचन कैबिनेट रहती है। कुछ इलेक्टेड लोग नहीं रहते, प्रेसिडेंट उनको सिलेक्ट करता है, तो उनकी पावर्स अलग रहती हैं। वो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस के लिए वो नहीं होते। यहाँ कांग्रेस का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बेसिकली एक तरीके से जो कुछ लोग मिलके बैठते हैं कमिटी टाइप की बनाते हैं, जो कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो यूएसए में जो उनकी सीनेट है उसको एक तरीके से कांग्रेस बोला जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि वहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट सिचुएटेड है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी वेस्टमिंस्टर बोला जाता है। तो फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहाँ थे? नॉमिनेटेड वाले एग्जीक्यूटिव कहाँ थे? राज्यसभा में। राज्यसभा में जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं वो इलेक्ट होके भी आते हैं, प्लस नॉमिनेट होके भी आते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आते हम लोगों के थ्रू। उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभाएं इलेक्ट करके भेजती हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जो हम लोग लोकसभा में भेजते हैं खुद अपने सांसद इलेक्ट करके। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए, कि मतलब जो भी कैबिनेट्स वगैरह रहते हैं वो पार्लियामेंट में आंसरेबल होते हैं, उनसे सवाल जवाब करे जाते हैं। फिर होती है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। मतलब जो लोकसभा रहती है ना, वो एक फिक्स्ड टर्म के बाद में, या फिर नॉर्मली अगर कभी विश्वास मत या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो उस टाइम पे भी डिसॉल्व हो सकती है। फिर आगे आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इसमें आपको क्या देखना है? इसमें हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है अपनी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ना। जब हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके नीचे दो चैप्टर्स हैं, एक है जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म। इनमें आपको कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू काफी अच्छे से समझाया है। मैं आपको अभी छोटे में समझाता हूँ कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि पार्लियामेंट ने कुछ इस तरह का लॉ पास किया है जो किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, या फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, तो वो जुडिशियल रिव्यू की पावर लगा के स्यो मोटो लेके उस चीज को नल एंड वॉइड, कानून को नल एंड वॉइड करार दे सकता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है जुडिशियल रिव्यू की। बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड भी है, मिला जुला भी है, और टोटली अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है।
सबसे ऊपर हमारा जुडिशियल सिस्टम में आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हर स्टेट्स में हाई कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे में अलग अलग लोअर लेवल के कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ गए, जिला अदालत आ गई, निचली अदालतें आ गई, ये सब आ जाती हैं। अब ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ना, ये हर तरह के कानून लागू करते हैं। ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट के कानून है वो भी लागू करेंगे और उसके साथ ही साथ स्टेट लॉज भी करेंगे। मतलब अगर स्टेट लॉज कैसे होगा, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट है या फिर गुजरात गवर्नमेंट है, इन्होंने बोल दिया कि भाई शराबबंदी वाला इन्होंने कानून पास कर दिया, तो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम क्या नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है वो भी लागू करेगी और उसके साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके कानून को भी लागू करेगी। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके बेसिस पे डिवीजन ऑफ पावर्स थोड़ा अलग है। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई शराबबंदी नहीं होगी, तो फिर उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। लेकिन उसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस है जो हम आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि भाई फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वायलेशन होता है तो वो उसको देखेगी। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं कि जजेस की जो टेन्योर रहता है उसकी सिक्योरिटी रहती है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस रहती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनकी सैलरी से लेके अलाउंसेस से लेके वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जारी किए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक ताकि वो बाकी फायदा ना ले सके बाद में, तो वो रिटायरमेंट के बाद में प्रैक्टिस बैन कर दी है। ठीक है, उनके जो कंडक्ट होते हैं जजेस के वो आप लेजिस्लेचर में या सब चीजें इनके पास में है। फिर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लेकर अलग चैप्टर है, अभी बस बेसिक चीज समझनी है कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजंस को दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने के लिए है ताकि नागरिकों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर किसी तरह की कोई डिक्टेटरशिप ना लागू हो सके, किसी तरह की कोई तानाशाही ना लागू हो सके। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के थ्रू या फिर लेजिस्लेचर के थ्रू जस्टिसेबल रहते हैं। मतलब अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरह की रिट्स होती हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैडामस, प्रोहिबिशन, सेटियोरारी, क्यो वारंटो, ये सब की सब रिट्स होती है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकती हैं किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। लाइक आपको एग्जांपल देता हूं मैं हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्ष शरण। मतलब अगर कोई इंसान है, जैसे कि मैं केस का एग्जांपल देता हूं, ग्वालियर में हुआ था अभी। एक फादर था, उसकी जो लड़की थी उसकी शादी हुई। शादी बेसिकली झांसी में देके की गई। एक लड़का था, लड़का कह लो या फिर आदमी कह लो, वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आया था। उसने बताया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और जैसे तैसे बातें बना के वो लड़की को शादी करके ले गया। तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो फिर थोड़े दिन तो लड़की से बातचीत होती रही, लेकिन थोड़े दिन बाद लड़की से बातचीत होना बंद हो गई। तो उसके फादर को शक, वो बार बार फोन करता लेकिन बात नहीं हो पाती थी। तो फिर उसको धीरे धीरे पता चला कि लड़के ने जो बताया वो प्रोफेशन भी वो नहीं करता, वो कुछ और ही करता है। तो पुलिस के पास गया, पुलिस ने भी कोई खास हेल्प नहीं करी उसकी। तो उसने फिर किसी की हेल्प से हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगवा दिया। ठीक है, कोर्ट से बोला कि मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, तो आप प्लीज बंदी प्रत्यक्ष शरण जो है हैबियस कॉर्पस लागू करो। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट होता है, जज होते हैं, वो पुलिस को या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको बोलेगा कि भाई इस आदमी को मेरे सामने पेश करो, जिंदा या मुर्दा, बेसिकली जिंदा ही रहता है, आप इसको मेरे सामने लेके आओ, बंदी प्रत्यक्ष शरण। ठीक है, कि जो बंदी है उसको सामने लेके आओ। तो उस टाइम पे पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि उनको वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। तो 6 दिन के अंदर पुलिस ने उस लड़की को बरामद करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होती है। तो इसी तरीके से मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेटियोरारी, क्यो वारंटो, ये सब चीजें भी होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट और सब्जेक्ट नहीं होते, उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। उनको हटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब बात होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हाँ
सर वो ऊपर लाइन में फर्दर लिखा हुआ था, वो उसका मीनिंग क्या है सर? किसका? सर फर्दर दे आर नॉट सैक्रोसैंट एंड कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड, मतलब कि वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, उनको हटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है पार्लियामेंट के जरिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर 360 आर्टिकल 368 वो लागू कर दें तो, ठीक है। ओके सर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट के, ये एक नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेटमेंट याद रखना। ये पार्ट 4 में है, इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहली है सोशलिस्टिक, तीसरी है गांधीयन और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये भी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली इंडिया में, कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे कायम करने की, वेलफेयर स्टेट वो होता है जिसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहते हैं ये नॉन जस्टिसेबल रहते हैं, मतलब ये एक तरीके से गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई ये आपको मोरल ऑब्लिगेशन है, आपको इन चीजों को फॉलो करना है, लेकिन गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि उनको फॉलो करे या ना करे, मतलब अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन देते हैं स्टेट अथॉरिटीज पे इसके एप्लीकेशन के लिए। फिर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इमरजेंसी के टाइम में इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, ठीक है। और अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल रहती है, मतलब उनके वायलेशन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये भी एक तरीके से सिटीजन्स के लिए होती है, नागरिकों के लिए होती है कि भाई एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आपको ये काम करने चाहिए। अब आता है सेक्युलर स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्युलर स्टेट है एक तरह से, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता, कुछ प्रोविजंस हैं जो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर है। सबसे पहली बात, सेक्युलर जो वर्ड था वो प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब इमरजेंसी के टाइम में सेक्युलर वर्ड था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। प्रियम्बल जो है वो सारे सिटीजन्स की लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप इन सबको सिक्योर करता है, ठीक है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये सब चीजें इसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई हमारा स्टेट जो है वो सेक्युलर है, कि भाई रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप करेंगे, ठीक है। सब लोगों को अपनी पूजा पाठ करने के तरीके, विश्वास जो भी मानते हैं उन सबको क्या नाम प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। हर रिलीजन जो है वो अपने रिलीजियस अफेयर्स अपने हिसाब से मैनेज करेगा, किसी को रिलीजियस बेसिस पे टैक्स नहीं पे करने होंगे, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। तो वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का, उसमें ये रहता है कि भाई टोटल एलिनेशन, कि मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में और जो रिलीजियस एंटिटीज हैं उनके बीच में कुछ रहेगा ही नहीं, रिलेशन रहेगा ही नहीं, नेगेटिव कंसेप्ट एक तरीके से माना जाता है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मल्टी रिलीजियस है, कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लिया गया है कि भाई सारे रिलीजन्स को हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, सबको प्रोटेक्ट करेंगे इक्वली, ठीक है। फिर आता है यूनियन एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनियन एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन करने का एक बेसिक होता है लोकसभा के लिए और स्टेट विधानसभाओं के लिए। हर नागरिक जो 18 साल से कम का नहीं है वो वोट दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ वगैरह वगैरह। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोटिंग एज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 साल से क्या नाम है 21 साल से 18 साल। कब किया गया था? 1989 में बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो फेडरल है लेकिन फिर भी इसमें ड्वेल पॉलिटी भी है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप होती है ना। यूएसए वगैरह में क्या होता है कि वहां पर दो सिटीजनशिप्स होती हैं, एक आपके पास सेंटर की रहती है, सेंटर के मतलब कि आप सिटीजन रहते हो, दूसरी आप अपने स्टेट के सिटीजन रहते हो, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के लिए लॉयल्टी की ओथ लेते हो। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है, आप सिंगल सिटीजन हो, स्टेट के भी सेम हो, गवर्नमेंट के भी सेम हो, उसके अपार्ट आप किसी और स्टेट, किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते,
ठीक है, सबको सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स देते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फिर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन यानी कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट, और जो जुडिशियल और ऑर्गन्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके साथ साथ कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज की इस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, ये जो बॉडीज हैं ये एक तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को रखवाली करती हैं, उनके पिलर्स हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन आ गया आपका, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस पार्लियामेंट के करवाता है, विधानसभाओं के करवाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के भी करवाता है। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे चीजों का हिसाब किताब रखता है, वो एक तरीके से पब्लिक पर्स का गार्जियन है। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है वो सब देखना है। यूपीएससी ये मेरिट सिस्टम को देखता है, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के या फिर सेंट्रल सर्विसेज के, और प्रेसिडेंट को बाकी चीजों पे, कई सारी चीजों पे एडवाइस भी देते हैं। एसपीएससी ये स्टेट के बेसिस पे करता है यही सब चीजें। So constitution ensures the independence of these bodies through various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged on the consolidated fund of India। मतलब कि इनको इंडिपेंडेंस रहती है कि भाई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपके काम में इंटरफेरेंस कर रहा है, आपकी सर्विस 5 साल की तो उसको 2 साल की कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये वो नहीं। आपको 5 साल मिले, आप 5 साल करोगे। लेकिन इनमें बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं कि भाई आप हटाने वटाने के प्रोसीजर्स आते हैं, वो सब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे, जो मैंने आज ही बैच 1 को पढ़ाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे इमरजेंसी प्रोविजन दिए हैं प्रेसिडेंट को अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इनके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये कि हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, इन सबको मेंटेन किया जा सके कोई अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ रही है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, इसको लेके पूरा अलग चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई बाहर से वॉर हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो रहा है या फिर कोई आर्म्ड रिवेलियन हो रहा है, गृह युद्ध की सिचुएशन बन रही है। स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट का रूल लगता है, अगर किसी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं ले पा रही है, गवर्नमेंट सही से नहीं चल पा रही है, तो उसके बेसिस पे क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें इंडिया की कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको अगर कुछ उससे रिलेटेड कुछ सिनेरियोस बन रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, तो उस बेसिस पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग जाती है। इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स एकदम बहुत कम हो जाती हैं। इस टाइम पे फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मली अमेंडमेंट नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सारी चलती है।